नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तखला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी की जो क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी तक हमने हिंदी के काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बस हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो कुछ दिनों में हमारे एग्ज़ाम के पहले पहले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे एग्ज़ाम की, हिंदी के जो क्वेश्चन है उनकी, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना होगी वैसे क्वेश्चन लेंगे कुछ हम। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखा करें अंत तक। और जिसने भी हमारी पहले वाली वीडियो ना देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस के, या आप यूपी टेट कर रहे हैं या सी टेट की कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी की पूरी वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है आज छंद। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी पूछ ले वो, और आपको मेन मेन बता भी देंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन है जो वो कहाँ से आते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं छद। इसमें क्या है इसमें छद धातु है, इतना कुछ नहीं पूछता है। और आसन क्या है इसमें, प्रत्यय भी है। छंदस छंद आगे का देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आने की पूरी संभावना है। छंद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछ ले कि छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, ये आपके लिए जरूरी है कि छंद शास्त्र को क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद के प्रणेता प्रवर्तक, प्रणेता प्रवर्तक मतलब जिसने दिया है वो कौन है, पिंगल ऋषि। इन्हीं के नाम पे इनका ये शास्त्र लिख किया है, कौन सा, पिंगल शास्त्र। ठीक है। इसका जो सूत्र या रचना है वो है पिंगल छंदस। ठीक है, ध्यान रखना ये दो तीन चीज़ें कि पिंगल शास्त्र कहते हैं छंद शास्त्र को, इसके प्रणेता कौन है, पिंगल ऋषि है। छंद की परिभाषा, जहाँ उचित लय, गति, तुक और चरण का आदर्श प्रयोग होता है, जिसे सुनकर, पढ़कर और बोलकर प्रसन्नता होती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, लय हो, एक उचित, गति हो, तुक हो और चरण हो। मतलब अपन जब छंद पढ़ते हैं तो इसे एक लय में पढ़ते हैं, गति में, एक तुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, छंद। जैसे करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सकल मूर्ति सर्वेश की। मतलब ये कॉमा लिखा है, यहीं पे हम रुकेंगे, बीच में कभी कहीं नहीं रुकेंगे। फिर ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे ये खड़ी पाई है, यहाँ पे हम पॉज लेंगे और एक ही लय से हम पढ़ रहे हैं। लास्ट में देखो ये क्या आ रही है, तुक भी आ रही है, देश की, सर्वेश की। तो ये सबका क्या है, सब आ रहा है, लय, गति, तुक और चरण। आगे देखते हैं छंद के अंग। ये आपको आपके में कभी कभी पूछ लेता है कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के कितने, 7 अंग होते हैं। चरण या फिर पद, उसी को कहते हैं चरण या उसी को कहते हैं पद। फिर है मात्रा, फिर है आपका संख्या क्रम, फिर है आपका गण, फिर है गति, सॉरी, फिर है क्या आपकी यति, फिर है गति और फिर है तुक। चरण यति से पहले लिखा हुआ, यति क्या कहलाता है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से पहले लिखा हुआ जो भी शब्द होगा वो क्या कहलाता है, चरण या फिर पद। जैसे आपको ये इतना समझा दें पहले, जैसे कि ये करते अभिषेक पयोध है के बाद ये आपका विराम चिन्ह लिखा है आपका, तो इसके पहले जो लिखा है ना करते अभिषेक पयोध है, ये क्या है आपका, एक चरण है। ये इसके बाद जो है ये दूसरा चरण है, ये फिर तीसरा चरण है, ये फिर चौथा चरण है। समझ गए। संख्या तो समझ गए आप, क्रम होता है। मात्रा क्या है, स्वर का सांकेतिक रूप क्या होती है, मात्रा। जैसे ओ लिखा है तो ओ का सांकेतिक रूप क्या है, एक मात्रा एक डंडा, तो ये क्या है, स्वर का सांकेतिक रूप में हम इसको भी क्या कहते हैं, ओ। ठीक है, यति आपका विराम चिन्ह हो गया। गति हो गया पढ़ने में प्रवाह, कि एक गति से हम पढ़ते हैं। और तुक क्या हो गया, अंत में समान बढ़ाना, ये तुक कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ये देखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो आप में कितनी है, तो 16 मात्राएं हैं। आपको मात्राएं जी भी बता देंगे, आगे पहले देख लें, ये है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। स्वरों का सांकेतिक रूप क्या है या चिन्ह क्या है, आपकी मात्रा। छंद पद्धति में मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व या लघु और दीर्घ या गुरु। आपकी ह्रस्व मात्राएं कौन कौन है, छोटा आ, ई, उ, ऋषि और ये वाला भी।
आपे चांद बिंदी। फिर दीर्घ क्या है, गुरु क्या है, बाकी के जो बची बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ये आपकी क्या है, दीर्घ मात्राएं। अगर ये आती हैं तो आपको दो मात्राएं गिननी है, इसको दो को ऐसे ऐसा आकृति में लिखेंगे। और अगर ये छोटा, छोटी, ऊ, ऋषि या चांद बिंदी वाला आता है तो इसमें एक मात्रा गिनेंगे हम, ठीक है। वही है जो अपने पहले वो अपन ने स्वर पढ़े थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा और दीर्घ स्वर में दो मात्राएं, और दो मात्रा को ऐसा आकृति से लिखते हैं, दो मात्रा को, ठीक है। अब ये नोट इम्पोर्टेंट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। इसमें लिखा है माँ, मतलब आधा माँ हलंत वाला, प्लस हा, मतलब माँ के बाद, आधे माँ के बाद अगर हा आता है होने पर माँ की मात्रा अमात्रक हो जाती है, इसीलिए इसे गिना नहीं जाता है। मतलब अगर आधा माँ आया है उसके बाद हा आया है जस्ट, तो ये माँ की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल, जैसे ये लिखा है तुम्हारा, तो ता पे छोटा हूँ तो इसकी एक मात्रा, माँ के बाद हा आ गया है तो माँ की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। हा पे बड़ा है तो दो मात्राएं, और रा पे बड़ा है तो दो मात्राएं, तो ये कि इसमें क्या हो जाएंगी, पांच मात्रा, माँ की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। अब नोट दो, दूसरा नोट क्या है, जब वर्ण आधा हो तो वह अपनी मात्रा आगे वाले वर्ण को दे देता है, मतलब आगे वाले, उसके आगे नहीं, पहले। यहाँ पे आपको समझ में ना हो तो पहले कर लेना कि अपनी मात्रा पहले वाले वर्ण को दे देता है। जैसे क्या लिखा है आपका, कल्प, तो का पूरा है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको डिटेल में। क्या लिखा है, कल्प, तो यहाँ पे ला की एक आधा है, उसके बाद देखो माँ तो है नहीं कि माँ के बाद हा हो तभी माँ की मात्रा नहीं जुड़ेगी। जब ला कोई भी वर्ण आधा होता है तो वह अपनी मात्रा आगे वाले या पहले वाले वर्ण को दे देता है। तो वैसे तो का की कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक, लेकिन ये ला अपनी मात्रा दे देगा तो का की कितनी मात्राएं हो जाएंगी, का पे हो जाएंगी दो मात्राएं। फिर ला ने दे दी, इसकी कोई मात्रा नहीं, हो पा की एक मात्रा, तो कल्प में कितनी, तीन मात्राएं हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, ऐसे ही क्या है आपका धर्म, तो धा रा आपका जो मात्रा है वो धा को दे देगा, तो धा पे दो, रा की ट्रांसफर हो जाएगी और माँ की एक। अब आपको ये देखना है क्रम, क्या लिखा है, क्रम, तो का आधा है इसमें, फिर रा, तो का आधा, रा और माँ, ठीक है। ये क्रम है, आपको ये लगेगा कि रा आधा है, नहीं, रा आधा नहीं होगा। अगर रा आधा होता है तो ये रा यहाँ से उठ के माँ पे लग जाएगा, तो ये कर्म बन जाएगी, ना कि क्रम, ठीक है। तो अब क्या था, आधा वर्ण अपना आगे पहले वाले को दे देता है, तो का की ये मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहेगी, रा पे एक मात्रा होगी और माँ पे, तो क्रम में कितनी, दो मात्राएं हो जाएंगी, समझ गए। अब देखते हैं आपके आगे, आता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या होती है 8, ठीक है। ये आपका सूत्र भी है, या माता राजभान सलगा, इसमें आपको एक एक वर्ण से उठा के गण जोड़ देना है, कि या है तो यगड़, माँ है फिर सुमगड़, ता है तो तगड़, रा है तो रगड़, जा है तो जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, ठीक है। आपके 8 हो गए। इनकी कई लोग ये रटवाते हैं कि सगड़ यगड़ में एक दो दो होती हैं, ये कुछ याद नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा कि कितना क्या करना है, ऐसे आपको सारा याद नहीं करना है। अब देखते हैं छंद के भेद। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर पूछे छंद के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो 2 ही होते हैं, या कुल पूछे तो 4 हो जाएगा। काव्य शास्त्र में छंद के कितने भेद माने गए हैं, 4। काव्य शास्त्र में छंद के मुख्य भेद 2, मुख्य हैं तो 2, अगर कुल पूछता है तो आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन, एक तो है आपका मात्रिक छंद, एक है आपका वर्णिक छंद, एक है आपका मुक्तक छंद, एक है आपका वर्णिक व्रत। अपन को जरूरत किसकी है, बस 2 पढ़ने हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद, इन्हीं से आपका सब हो जाएगा, ये बस नाम के हैं, ठीक है। मात्रिक छंद, मात्रिक में भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक, एक विषम। सम है, अर्ध सम है और विषम है, ठीक है। अब आपको ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा पूछता है कि दोहा कौन सा मात्रिक छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दोहा कैसा है,
अर्ध सम्मात्रक है। मैं आपको बता देता हूँ कि सम्मात्रक में क्या क्या है, जूम करके। सम्मात्रक में क्या है आपका, चौपाई, रोला, ये देखिए चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतका और हरि गीतका। तो आप इसको एक ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपने क्या गाई, चौपाई गाई, तो आपका उस गांव में क्या हो गया, रोला हो गया। आपने चौपाई गाई, सम्मात्रक ने आपको बुलाया, आपने चौपाई गाई, तो आपका क्या हो गया, रोला हो गया। आपको रूपमाला पहनाई गई, आपने इतना अच्छा गाया कि क्या पहनाई गई, रूपमाला। और वह रूपमाला किसने पहनाई, गीतका ने और हरि गीतका ने, दो लोगों ने पहनाई। आपने चौपाई गाई, चौपाई गाने से आपका रोला हो गया, वहां पर आपको रूपमाला पहनाई गई, किसने पहनाई, गीतका ने और हरि गीतका ने। आपको ये पांचों याद हो जाएंगे सम्मात्रक के। अब देख लेते हैं आपका अर्ध सम्मात्रक में क्या होता है। अर्ध सम्मात्रक में आपके चार हैं, दोहा, सोरठा, बरबे और उल्लाला। कौन कौन है आपको ये याद, आराम से चार हैं, आराम से याद हो जाएंगी कि दोहा, सोरठा, बरबे और उल्लाला, दोहा, सोरठा, बरबे, उल्लाला, दोहा, सोरठा, बरबे, उल्लाला। आप 2-3 बार बोलेंगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। ये क्या है, अर्ध सम्मात्रक में। और फिर विषम में आपकी दो है, कुंडलियां और छप्पा है। आपको इतना ध्यान रखना है, दो में विषम में क्या है, कुंडलियां और छप्पा है। आपको ये सम्मात्रक तो याद हो गया होगा कि आपने चौपाई गाई, चौपाई गाने से आपका वहां पे रोला हो गया, रोला हो गया तो आपको रूपमाला पहनाई गई। कौन किसने पहनाई, गीतका ने और हरि गीतका ने। ये हो गया आपका सम्मात्रक। अर्ध सम्मात्रक में चार हैं आपके, दोहा, सोरठा, बरबे और उल्लाला, दोहा, सोरठा, बरबे और उल्लाला। और विषम में कुंडलियां और छप्पा है। फिर आपके वर्णक में भी हैं, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, मालिनी, सवैया, वसंत तिलिका, वत्सय, मनहरण या गनाहरी। ये आपको ये बाद में देखेंगे, पहले अपन को मात्रिक छंद इतने अच्छे से पढ़ने हैं, आपके 90% यहीं से आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, जहां मात्रा के आधार पर छंद निर्धारण होता है वहां मात्रिक छंद होता है। इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्णिक छंद, जहां वर्णों के आधार पर गण, क्रम या गणना के आधार पर छंद निर्धारण होता है। और मुक्तक, जहां वर्ण मात्रा के आधार पर छंद निर्धारण होता है, वर्ण मात्रा। और वर्णिक व्रत, समान चरण, प्रत्येक चरण सुनिश्चित गण आने पर छंद वर्णिक व्रत होता है। मतलब गण आए जहाँ पे, जो अपन ने आगे ऊपर पढ़े थे ना, जगड़ मगर, उनके निश्चित आते हैं। तो ये बाद में देखेंगे, अपन को पहले सम्मात्रक, विषम और अर्ध सम्मात्रक, इन तीनों पे फोकस करना है। तो सम्मात्रक में पहला है आपका चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक प्रकार का शुभ छंद है। इंपोर्टेंट क्या है अपन को, इसमें 16 मात्राएं। आपको यह ध्यान रखना है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, एक चरण 16 मात्राएं, एक चरण 16 मात्रा, फिर एक चरण 16 मात्रा। जितने चरण होंगे उतनी मात्राएं होंगी, उतनी 16 मात्राएं होंगी हर चरण में। जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो आपके कितने चरण हैं, 2 चरण हैं इसमें, हर चरण में 16 मात्रा। अब आपको मात्रा चढ़ाना मैंने पहले ही बता दिया है, चलो लगाते हैं। इसमें पहले से लगा है। बा पे क्या है, अंक की बिंदी, तो इसमें क्या होगी, 2 मात्राएं। ठीक है, बा पे क्या होगी आपकी, 2 मात्राएं। दा पे आओ की है तो 2 मात्राएं। गा पे छोटा ऊ है तो 1, रा पे छोटा ऊ है तो 2। आपको रा पे छोटा ऊ बड़ा ऊ लगाना बता दें कि अगर रा ऐसा है तो ये है छोटा ऊ, अगर रा पे ये वाली मात्रा है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो ये 2-2, गुरु में भी 1-1, पद में भी 1-1 है। पदुम में क्या है, पा में 1, दा में छोटा ऊ है तो 1, और माँ भी है तो 1। परागा में पा में 1, रा बड़ा है तो 2, गा बड़ा है तो 2। गिन लो अब, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 मात्राएं आपकी ऊपर हो गई। और सुरुचि में इसमें भी बता देते हैं, सा पे छोटा ऊ 1, रा पे छोटा ऊ 1, चा पे छोटी 1, सा पे छोटा ऊ, बा बड़ा 2, 1, 1, 1, 1, अनु में 1, 1, रा बड़ा तो 2, गा बड़ा तो 2। आपकी 16 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपकी कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं रोला। आपको ये आ जाता है कि चौपाई कौन सा मात्रिक छंद है, सम्मात्रक छंद है। और आपका रोला भी कौन सा होगा, सम्मात्रक छंद। यह एक सम्मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
इस छंद के 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है, अंत में गुरु गुरु लघु लघु आता है। या तो गुरु गुरु आएगा अंत में, या फिर क्या आएगा, लघु लघु, एक एक मात्रा होगी या फिर दो दो। छंद के 11वीं और 13वीं मात्रा पर क्या होती है, यति। यति आपको ऊपर पढ़ाई थी, यहाँ पे देखिए, यति क्या होती है, यति मतलब विराम चिन्ह, 11वें और 13वें पे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कह गिरिधर कवि राय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सबहि के दौलत। गिनते हैं, कह में एक एक, गिरिधर में भी एक एक, ऐसे गिरी गा में छोटी, रा में छोटी, धर, कवि राय, रा पे बड़ा है तो दो और या पे है तो एक। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए उसने क्या बोला था, 11 और 13 पर यति होती है मतलब विराम चिन्ह, तो इसके बाद क्या आ गया आपका, विराम चिन्ह आ गया। फिर देखते हैं, आप है एक, एक पे है तो दो, एक 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 एक, घा और आप घर पे भी एक एक, दा पे औ की मात्रा है तो दौलत में, दा पे औ की दो, ला पे एक और ता पे एक, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई आपकी। ठीक है, 13 के बाद फिर आपका विराम चिन्ह आ जाएगा। तो 11 13 कितनी हो गई आपकी, पहले उसमें 24। ठीक है, तो इसमें यही बताया था कि इसमें कितनी होती है, प्रत्येक चरण में 24, इस पहले चरण में भी 24 है और इसमें भी देखेंगे तो आप 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये आपकी दो जो हैं चौपाई और रोला, ये इसमें फिनिश कर दिया है। ये आप पहले ये इनको अच्छे से देख लें, तब हम आपके आगे की क्लास कल सुचारू रूप से चालू करेंगे, जिसमें आके आपकी आगे के जो छंद है वो उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। आप इनको पहले अच्छे से देख लें कि मात्राएं कैसी चलाई जाती हैं। इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लें तो आपका अच्छे से हो जाएगा। आप आगे की ये जो है छंद के भेद में ये भी अच्छे से देख लें। तो मिलते हैं कल अपनी इसकी आगे की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।